जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों, पहले मुझे ये बता दीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हम लोग देखने वाले हैं। 28 पार्ट है और चलिए सारे दोस्तों में एक बार जल्दी से, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट्स क्या होने वाला है। सबसे पहले मोटिवेशन कोट्स की तरफ। दोस्तों क्या बोला गया है, काफ़ी शानदार बात बोला गया है यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात बोली गई है, इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है वैसा पर्सन, एक जो व्यक्ति है जो कभी भी अपने जीवन में मिस्टेक नहीं किया है, वो समझ लीजिए कि कभी भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की नहीं कोशिश की है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग अपने जीवन में अगर कोई गलती नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ न्यू नहीं कर रहे हैं। जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो चलती आ रही है और आप लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, अपना विचार भी मुझे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। आपका समय नहीं लूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है? निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम लोग। तमिलनाडु केरल की सीमा पर स्थित है, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो जाकर एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें अगर हम लोग, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु की राजधानी है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर जाते हैं हम लोग। निल्स हेनरिक डेविड बोर आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करते हैं यहाँ पे, निल्स हेनरिक डेविड बोर के बारे में। ये दोस्तों क्या है, ये एक जो है केमिकल साइंटिस्ट थे, ये एक रासायनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना पर अपना मॉडल दिया था। और इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि भौतिक वैज्ञानिक केमिस्ट्री के साथ साथ में फिजिक्स के क्षेत्र में भी काफ़ी इनको महारत हासिल थी। और क्वांटम सिद्धांत, जो कि आप लोगों को पता है, क्वांटम सिद्धांत के विचारों के आधार पर इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की खोज की थी। और भौतिक के उल्लेख में इन्हें ये बताया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1992 ईस्वी में, कब याद रखिएगा 1922, सॉरी दोस्तों 1922 है डेट, 1922 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई। एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी? लाभ की राशि आप लोगों को बतानी है। 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची जाती है कोई वस्तु, तो लाभ की राशि क्या थी? लाभ कितना रुपया लाभ हुआ? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे दिया गया है 25%। 25% का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25% को क्या मैं 25, हम भी मोटिवेटर हैं। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय हम लोग इसमें नहीं लेंगे। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1 से क्या किया गया है? 1 से 4 किया गया है, यानी कि 1 प्लस कितना किया गया है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 4 माइनस 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या किया गया है? 4 से क्या किया गया है? 4 से 11 किया गया है, तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2। एक एक बढ़ा रहे हैं, यहाँ से एक बढ़ा है और यहाँ से भी एक बढ़ा है, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 2 कितना होता है? 9 माइनस 2 होता है 7, और 7 प्लस 4 कितना होता है? 11। तो उसी तरह से हम लोग सबसे पहले लास्ट में चले जाते हैं। लास्ट में हम लोग क्या आता है? लास्ट में 76 है, तो 76 प्लस
7 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे। अब 7 का स्क्वायर माइनस 6 मुझे कैसे पता चला, डायरेक्ट 7 का स्क्वायर माइनस 6 कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि जब 1 था तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा था। तो जब 6 है तो कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे 3 से 1 कम रखा जाता है, तो यहाँ पे भी 7 से 1 कम रखा गया। क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। क्लियर है। तो 7 प्लस 7 कितना होता है, 49। और 49 माइनस 6 कितना होता है, 49 माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा 76 होता है दोस्तों। यहाँ पे 76 से ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम लोग प्लस करते हैं तो 6 3 9 7 4 11, यानी कि जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे 109 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। श्रृंखला का अगला पद आप लोगों को बताना है क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे पजलिंग किया गया, थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ए के बाद बी आया है और सी के बाद में डी आया है। ई एफ जी एच आई जे के एल, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, आई जे के एल है दोस्तों। तो एल के बाद में क्या आता है, एम एन ओ पी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग ध्यान से देखिए। ए के बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, ए से बी किया गया है और बी सी डी, ए बी सी डी। उसी तरह से डी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एम एन ओ पी। क्लियर है, एम एन ओ पी। तो यहाँ पे एन पी ओ एम जो है, एन पी ओ एम 4th नंबर ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग। एन पी ओ एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में कॉम्बिनेशन को ऐसा लिखा जाता है, तो हम लोग को बताना है मोटिवेशन को क्या लिखा जाएगा। आप लोग बताइए मोटिवेशंस को क्या लिखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, जब भी ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए COM और क्या लिखा गया है, MOC लिखा गया है। इसको एक पार्ट में तोड़ देते हैं। उसी तरह से दोस्तों BINA, तो BINA को क्या लिखा गया है, यहाँ पे BANI लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे TION, तो TION को क्या लिखा गया है, OITN। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है ज्यों का त्यों लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे B तो ज्यों का त्यों है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। फिर यहाँ पे N ज्यों का त्यों है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। चलिए देखते हैं जो हमारा दिया हुआ है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, MOTIVATIONS। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, T करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, M करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, O करेंगे। यानी कि हम लोग का पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड TOM है। दोस्तों ज़्यादा हम लोग को समय इसमें नहीं देना है। TOM देखते हैं ऑप्शन में TOM कौन सा है। ऑप्शन में TOM सेकंड नंबर ऑप्शन ही से, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही TOM दिया हुआ है तो बस आप लोग सिर्फ देखते ही इससे पता चल जाता है कि TOM वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट, घड़ी, तापमान, थर्मामीटर। यहाँ पे बोला गया दोस्तों, अगर तापमान का संबंध थर्मामीटर से है तो घड़ी का संबंध किससे है, आप लोग को बताना है। रेखीय से है, दीवार से है, समय से है, या फिर पेंडुलम से है। तो जिस प्रकार थर्मामीटर यहाँ पे टेम्परेचर बताता है, उसी तरह से घड़ी क्या बताता है, घड़ी समय बताता है। तो हमारा समय यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, कक्ष का कण और वाल्फ क्रम राष्ट्रीय उद्यान।
तो विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में क्या पड़ता है? सुंदर वन का जो राष्ट्रीय उद्यान है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये जो मैंग्रोव वन है ये झाड़ियों या छोटों पेड़ों का इसमें ऐसा समूह होता है जिसमें कि दोस्तों खारे पानी वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा अधिकतर खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और मुख्यतः आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के मध्य में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी संख्या बताना है और आप सबको पता है कि छोटी से छोटी संख्या जब भी आएगा तो हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो फटाफट हम लोग निकालते हैं 4, 6, 9, 12 और 14 का एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? वैसी संख्या लेते हैं जो कि हम लोग लेंगे जो कि 14, 12, 9, 6 और 4 तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे पूर्ण रूप से विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, दुगना करने पर बोला गया है। तो दुगना करने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम होता है 252। इसका एलसीएम कितना होता है? 252। लेकिन छोटी से छोटी संख्या है और उसे दुगना करने के लिए बोल रहा है जो कि दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दुगना करने के लिए बोल रहा है यानी कि इसे हम लोग आधा करते हैं तभी तो पता चलेगा। 126 एक ऐसी संख्या है जिसे हम लोग दुगना कर देते हैं यानी कि 252 कर देते हैं तो ये संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 126 इसका राइट आंसर है, 252 राइट आंसर नहीं है क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पुस्तक का संबंध अगर लेखक से है तो सिनेमा का संबंध किससे है? पुस्तक का संबंध अगर लेखक से है तो सिनेमा का संबंध किससे है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है। पुस्तक क्या है? लेखक द्वारा लिखी जाती है। उसी तरह से सिनेमा जो है निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाता है। निर्देशक ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है जिसका जो विकर्ण है 12 सेंटीमीटर का आधा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे निकालना क्या है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि निकालना क्या होता है। तो निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, और हमें वर्ग का विकर्ण पता है, भुजा तो पता नहीं है। तो हम लोग वर्ग का भुजा निकालेंगे। वर्ग का भुजा कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्ण अपॉन में √2। क्या होता है? विकर्ण अपॉन में √2। अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा तो इससे वर्ग का विकर्ण आप लोग को दिया रहेगा तो भुजा आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर का आधा वर्ग का विकर्ण है। तो 12 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है? 6 और अपॉन में √2। तो वर्ग की भुजा आ गई यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग वर्ग का जो एरिया है आसानी से निकाल सकते हैं, 6√2 इंटू 6√2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है? 36 अपॉन में 2। इसको काट देते हैं 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेशनल गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया है अर्निबान लिहाड़ी, शिव चौरसिया, जेसन डे और माइकल बेवन। तो माइकल बेवन दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। माइकल बेवन के अतिरिक्त जितने भी यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं सारे एक इंटरनेशनल
गोल्फ खिलाड़ी हैं, लेकिन माइकल बेवन दोस्तों क्या हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि 2004 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। और जेसन डे जो कि यहाँ पे दिया गया है, जेसन डे की बात करें तो जेसन डे भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ही खेलते हैं, लेकिन ये क्या खेलते हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे माइकल बेवन की बात करें, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और 2004 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने क्रिकेट खेले। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% हो तो लाभ परसेंट क्या होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% हो तो लाभ परसेंट क्या होगा। चलिए काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन है। क्रय मूल्य और यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, विक्रय मूल्य अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो 35% कितना होगा, 35% 35 होगा। यानी कि दोस्तों क्लियर है यहाँ पे कि अगर हम लोग का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 35, तो बेच रहे हैं कितने में, 100 रुपये में। तो लाभ परसेंट बताना है तो यहाँ से आप लोग लाभ परसेंट आसानी से बता देंगे। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा 65। नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। काट देते हैं इसको, काटने से क्या होता है 5 से 1 और 5 से 5 × 15, 5 × 7 = 35, यहाँ पे कट जाएगा 1300/7। 1300/7 जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 × 7 = 7, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35.17। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 185.71 या फिर 185.71, जो कि 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या या गतिविधि की प्रकृति। तो इसका राइट आंसर गोज टू स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक जितने भी क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक कहने का मतलब, निजी कहने का मतलब दोस्तों अपना होता है, खुद का स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। और निजी क्षेत्र में वे सभी व्यवसाय शामिल हैं जिनका स्वामित्व सरकार के द्वारा कभी भी नहीं किया जाता। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका स्वामित्व हमेशा स्वयं जो बिजनेस को चलाता है उसका मालिक होता है। और जबकि जिन कंपनियों और नगर निगम का संचालन सरकार द्वारा किए जाते हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है केवल दूरदर्शन आता है, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन और BSNL, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो। तो जो प्रसार भारती है आप लोगों को पता है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत की सबसे बड़ी प्रसार क्षेत्र की एक एजेंसी है दोस्तों। और आप लोग को बता दूं इसकी स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 23 नवंबर 1997, ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है। ओबामा केयर क्या है दोस्तों बताऊंगा आप लोगों को, काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा जो है ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से यहाँ पे परिभाषित करता है। किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा जो अधिनियम है, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कानून है, जो कि संघीय कानून जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संघीय कानून बोला जाता है, जिसे 23 मार्च 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा जी जो कि पहले पूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा बनाया गया था। 111वें यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार P एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे में तय करता है। कार Q इतने ही समय में कार P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कार Q की औसत चाल बताएं। कार Q की औसत चाल बताना है। यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कार P द्वारा तय की गई कुल दूरी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया गया है इसका स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर P की बात कर रहे हैं। और इसका जो समय दिया हुआ है 11 घंटा टाइम दिया गया है, 11 घंटा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा,
11 घंटा दिया है तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 66 गुणे 11 हो जाएगा 726 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है इतना तक। चलिए उसके बाद में दोस्तों कुल दूरी क्या बोल रहा है कि एक कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। कार जो यहाँ पे क्यू है कार पी से 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो कार क्यू द्वारा टोटल कितना दूरी तय किया गया, कार क्यू द्वारा टोटल दूरी तय किया गया 242, हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 968 किलोमीटर टोटल दूरी कार क्यू द्वारा तय किया गया है। तो कार क्यू की औसत चाल बतानी है। तो दोस्तों चाल क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। चाल क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। और क्वेश्चन ये भी बोल रखा है कार क्यू इतने ही समय में, समय तो बराबर ले रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 968 यहाँ पे क्या है दूरी है और समय क्या है 11 है। काट देते हैं इसको, काटने पे क्या आएगा 11/88 और 11/88 11 किलोमीटर पर आवर कार क्यू की स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यूथ सेट क्या है। यूथ सेट क्या है दोस्तों बताना है आप लोगों को। यूथ सेट क्या है, यूथ सेट एक उपग्रह है। यूथ सेट क्या है, एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 यूथ सेट एक उपग्रह है। और यूथ सेट रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि आप लोगों को पता है इसरो है, उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा समझौते पर एक बनाया गया था, जो कि रूसी भारतीय वैज्ञानिक का एक आर्टिफिशियल एक उपग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल उपग्रह है। और इससे दोस्तों PSLV C16 क्या PSLV C16 के माध्यम से 2011 में जो कि भारतीय जो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इतना तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सरल कीजिए 7 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 1 अपॉन में 2 के पावर 4। ऑप्शन दिया है 7, 1/14, 1 और 14। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 के पावर यहाँ पे क्या है 2 है, डिवाइड करना है 7 के पावर 1/2 के 4। जब भी आप लोग को ऐसा दिखे तो ये और ये जो होता है कट जाता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कि इक्वल 7 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 2। और आप लोगों को पता है जब कभी भी अगर जो है वैल्यू बराबर रहता है तो अगर भाग में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के पावर हो जाएगा 0। और किसी भी अंक के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे ईशान डोगर माकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 की बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी 2020 चल रहा है तो हम लोग इसमें 2014 की बात कर रहे हैं। हाल ही में किसे ईशान डोगर माकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, डॉक्टर विनोद पाल, जो कि भारत के नीति आयोग के सदस्य थे डॉक्टर विनोद पाल। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इन्हें ईशान डोगर माकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार जो है, यह सम्मान जो है पहले भारतीय प्राप्त करने वाले बने हैं और उन्हें यह पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया, इसलिए यह पुरस्कार जो है हमेशा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% छूट देने पर दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। 12% छूट देने पर दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। 80% कहने का मतलब अगर 80% को मैं ऐसे लिख दूं 80/100, इसको काट दूं 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, यानी कि 4/5 में। तो क्या इतना तक क्लियर है। चलिए इतना तक अगर क्लियर है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 80% है उसके अंकित मूल्य का, उसका क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य अगर हम लोग मार्क प्राइस की बात करें, अगर हम लोग मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस 5 रुपया है और CP कितना है 4 रुपया है। मार्क प्राइस कितना है 5 रुपया और CP कितना है 4 रुपया है। इतना तक क्लियर है। चलिए उसके बाद बोला गया है 12% छूट देने पर दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। 12% को क्या मैं लिख सकता हूँ 12/100,
इसको जब हम काटते हैं तो चढ़ते हैं 12 और 4 25 100। ठीक है, तो दोस्तों छूट किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और छूट देने के बाद में बेचा गया तो उसका मार्क जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 28। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या होता है, इसको हम लोग इक्वल करते हैं मार्क प्राइस को, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है 25 और ये होता है 20। यानी कि यहाँ पे सिंपल आप लोग देखें तो कोई वस्तु है जिसे 20 रुपये में ख़रीदा गया है और कितने में बेचा गया है? 28 रुपये में बेचा गया है। 20 रुपये में ख़रीदा गया है और 28 रुपये में उसको बेचा गया है। तो आप लोगों को क्या बताना है? लाभ परसेंट बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मार्क प्राइस थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे 25 तो मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस 25 है और 3 रुपये का छूट दे रहा है। तो वस्तु कितने में बेच रहा है? 22 रुपये में बेच रहा है, 28 रुपये में नहीं। क्योंकि 25 रुपये पर जब हम लोग आपको मैं बोलूँ 25 रुपये पर 3 रुपये का छूट दिया गया तो कितने का बेचा गया? तो आप लोग बोलो कि 22 रुपये का बेचा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 22 हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे 2 का हम लोग को लाभ हो रहा है, परसेंट में बताना है। सीपी नीचे आता है और परसेंट के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं, काट देते हैं, 5 दूनी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्स किसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है? 4 घंटे में पूरा करता है। वाई उसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है? 8 घंटे में पूरा करता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 8। तो इसको ये क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स एक दिन में 2 काम करता है और वाई एक दिन में 3 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है 8। तो दोनों मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 3/8 दिन में कर देंगे। 3/8 दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है आवर में दिया हुआ है, ऑप्शन जो है मिनट में दिया हुआ है और 3/8 आवर है। तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ नहीं है, सिंपल इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 20 से काट देंगे और 20 वाटे कितना होता है? 160 मिनट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है, क्यों? बताइए, कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ़ जो होता है उसका घर्षण और पाँव और बर्फ़ के बीच में जो घर्षण होता है कंक्रीट और पाँव के मुकाबले काफ़ी कम होता है। लो घर्षण के कारण चलना काफ़ी कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी, जवाहर नेहरू और रजनी कोटक। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? जो भी इसका सबसे पहले और सबसे बेहतरीन आंसर देंगे, इसको एक्सप्लेन करते हुए सबसे अच्छा आंसर देंगे, उनका जो है फ़ोटो के साथ में, नाम के साथ में, यहाँ पे जो है शुरू में ही मैं अगले वीडियो में उनका जो है नाम लेने वाला हूं और उनका फ़ोटो भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। और चलिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, ये सब पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप लोग सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, बस इतना बोलूँगा, आप लोग सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त जो हैं उनको भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा की तरह अपने अच्छे और अपने ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ में कुछ और सीखने के चाह में हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।